हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीडर सीरीज ऑफ जी स्टार एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो पोलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, साथ ही साथ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करें डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना जो है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? यहां पर दो मेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं दो डिफरेंट सेल ऑफ सेम फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि एम्ब्रायो सैक की दो सेल के साथ क्या कौन फ्यूज कर रहा है? दो मेल गैमेट आकर के फ्यूज कर रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं? दो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दो जगहों पर फर्टिलाइजेशन होना, दो अलग अलग सेल्स के द्वारा फर्टिलाइजेशन होना। ठीक है, तो लिखिए, इसको लिख लें ताकि आपको याद रहे। फ्यूजन ऑफ टू मेल gametes with the two different cells of female gametophyte that is called embryo sac to form two different structures। वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती हैं बेटा? अलग अलग स्ट्रक्चर कौन सी बनती हैं? एक बनता है हमारा एंडोस्पर्म, एक बनता है हमारा एम्ब्रायो। ठीक है, ये याद रखना है। डबल फर्टिलाइजेशन कंसिस्ट टू इवेंट्स। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी की लाइन है, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एंजियोस्पर्म्स का, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स का। याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एंजियोस्पर्म्स का। ये चीज याद रखनी है। यहां पर दो इवेंट्स होते हैं, टू इवेंट्स ऑकर। पहला इवेंट कौन सा है? पहला इवेंट को हम नाम देते हैं सिनगैमी। क्या नाम देते हैं? सिनगैमी। और इसका दूसरा जो नाम है आपको याद रखना है एम्फीमिक्सिस। सिनगैमी का दूसरा नाम है एम्फीमिक्सिस। ठीक है, और दूसरी जो इवेंट होता है वो है ट्रिपल फ्यूजन। क्या है बेटा? ट्रिपल फ्यूजन, या इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बात कर लेते हैं इवेंट्स की। सबसे पहले मैं बात करता हूं अगर किसकी? सिनगैमी की। सिनगैमी, इसमें क्या होता है? एक मेल गैमेट जो कि हमारे पोलन ग्रेन से आ रहा है, एक जनरेटिव सेल फ्यूज करती है आकर के पोलन ट्यूब के द्वारा, आकर के किससे फ्यूज करती है? किससे फ्यूज करती है? एग सेल से। मेल गैमेट
प्लस में एग सेल एम्ब्रायो सैक की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था एग अपरेटस के अंदर 3 सेल्स थी, 2 सिनर्जिड्स थी और एक एग सेल थी बीच में। उस एग सेल से जब मेल गैमेट का न्यूक्लियाई आकर के इसके न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा तो उस फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन है वो भी, और वो फ्यूजन जो है उसको हम बोलते हैं सिनगैमी या एम्फीमिक्सिस। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है बेटा, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है और एग सेल भी हमारी हैप्लॉइड है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट। और जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है। यही स्ट्रक्चर आगे जाकर के क्या होती है, डेवलप, एम्ब्रायो में डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सिनगैमी के बारे में ये चीजें हैं, समझ में आ गई है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब दूसरा जो इवेंट था वो है हमारा ट्रिपल फ्यूजन। अब बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है 2 जगहों पर अलग अलग फ्यूजन होना। ट्रिपल फ्यूजन में 3 न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होना। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं इसमें क्या होता है, मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट, 2 जनरेटिव सेल आती है, एक जनरेटिव सेल तो यहां पर फ्यूज कर गई, दूसरी जनरेटिव सेल मेल गैमेट आई, किसके साथ फ्यूज किया, सेंट्रल सेल के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस हमने किया था, सेंट्रल सेल में गया और सेंट्रल सेल में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, 2 पोलर न्यूक्लियाई, अगर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 2 पोलर न्यूक्लियाई, याद रखना यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई आए थे बीच में, और ये कैसा था, 2n था। ठीक है, और ये कैसा था, मेल गैमेट हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, ये डिप्लॉइड था। ये जब फ्यूज करते हैं तो फ्यूज करके क्या बनाते हैं, पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि 3n होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। ये चीज याद रखनी है, ट्रिप्लॉइड होती है। इसकी पोलाइडी कैसी है, अगर आपसे पूछते हैं एंडोस्पर्म की पोलाइडी कैसी है तो क्वेश्चन बनता है बेटा ट्रिप्लॉइड है, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोला है। वेजिटेटिव का मतलब ये जो सेल है, सेंट्रल सेल जिसके अंदर ये फ्यूजन हो रहा है, वो एक वेजिटेटिव सेल है। यहां पर एग सेल जो थी वो कैसी थी, गैमीट सेल थी। ठीक है, ये गैमीट सेल थी, ये हमारी क्या है, वेजिटेटिव सेलों में बीच में फ्यूजन होना। ठीक है, समझ में आ गई है, इसीलिए ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। और ये फर्दर आगे जाकर के डेवलप होता है किसमें, एंडोस्पर्म में। कंफ्यूज मत होना, एंडोस्पर्म कुछ नहीं है बेटा, एक सेल्स है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। जैसे जैसे एम्ब्रायो डेवलप होगा उसको खाना देने के लिए पहले से ही एंडोस्पर्म तैयार कर लेता है प्लांट। ठीक है, समझ में आ गई है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था फर्टिलाइजेशन का। अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या इवेंट्स होते हैं। चलिए, सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ये 4 इवेंट होते हैं, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, ओव्यूल जो है वो सीड में बदलता है, और साथ ही साथ जो ओवरी है वो फ्रूट में बदलती है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब हमें पता है एंडोस्पर्म किससे बना था, ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद जो हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी थी उसी से बना था। तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस इन PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इज कॉल्ड एज
called as PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि कैसा होता है, 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, अब सुनिएगा, दी PEN undergoes many mitotic divisions, mitotic division, ओके मैनी, एक सेकेंड इसके अंदर एक ऐड कर लीजिए यहीं पर, मैनी फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, दैट इज फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या है, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल नहीं बनती है, सिर्फ और सिर्फ ये जो न्यूक्लियस है यही अपने आप को क्या कर रहा है, बारी बारी डिवाइड कर रहा है, बारी बारी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। बेटा याद रखिएगा, नो साइटोकाइनेसिस स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद में हमारे जब एंडोस्पर्म काफी सारा बन जाता है उसके बाद, ठीक है, ये याद रखना है। समझ में आ गई है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आप सबको। यहां पर जो इनकी सेल्स होती हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे एंडोस्पर्म बनता है, ये ध्यान रखना है, एंडोस्पर्म फॉर्म फर्स्ट, ये क्वेश्चन बन सकता है, एंडोस्पर्म फॉर्म्स फर्स्ट देन दी एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से पहले ये डेवलप होता है, टू एंश्योर दी न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रायो। हाँ बेटा, भगवान एम्ब्रायो को डेवलप होने से पहले से ही उसका खाना तैयार कर रहा है, ताकि जब वो डेवलप हो तो उसको खाने की कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ गई है। एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, जो एम्ब्रायो बनेगा उसके अंदर उसको खाना देगा, उसकी सेल्स को खाना देगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात होती है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ज्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा आइडिया है। ठीक है, चलिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म formed by free mitotic division, free nuclear mitotic division, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहे हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस मिलते हैं। और जो मिल्की वाटर आपको मिलता है कोकोनट में, मिल्क क्वेश्चन बहुत बार आया है बेटा, मिल्की वाटर इन कोकोनट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो पानी आप पीते हो, नारियल पानी जो आप पीते हैं, वो और कुछ नहीं है, हजारों लाखों आप न्यूक्लियस पी रहे हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पी रहे हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है बेटा।
और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक और लिक्विड, इसको क्या बोलेंगे हम, लिक्विड सिंचिटियम। अरे लिक्विड सिंचिटियम, सॉरी। ठीक है, ये याद रखना है। यहां पर लाखों न्यूक्लियस होते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, इन सेल्स के, इन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बीच में एक वैक्यूल जनरेट हो जाता है, वैक्यूल बन जाता है। वैक्यूल बनने से जो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये सारे के सारे पेरिफेरी पर आने शुरू हो जाते हैं, पेरिफेरी पर, कॉर्नर्स पर आने शुरू हो जाते हैं और फिर जाकर के क्या बनती है, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, फिर जाकर के क्या बनता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। आफ्टर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, some nucleus forms the cell wall। कुछ न्यूक्लियस अब क्या करने हैं, दैट इज द साइटोकाइनेसिस, दैट इज साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस शुरू कर दिया है, अब सेल वॉल बनना शुरू हो गया, अब वो सोलिडिफाई होना शुरू हो गया है कॉर्नर्स पर। नारियल पानी में जैसे जैसे आप पीते हो तो काफी बार आपने सुना भी होगा, मलाई वाला चाहिए। जो मलाई बनती है वो एग्जैक्टली और कुछ नहीं है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। द वाइट पार्ट जिसको कि हम कर्नल भी बोलते हैं, white part of coconut is cellular endosperm। अब वो सेल है एंडोस्पर्म की। ठीक है, ये चीज याद रखनी है बेटा। क्वेश्चन ये भी बनता है कि वाइट पार्ट जो है, वाइट कर्नल पार्ट जो है, वो क्या चीज है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा है हेलोबियल एंडोस्पर्म, ये इंटरमीडिएट फॉर्म है। ये क्या है, ये हमारी इंटरमीडिएट फॉर्म है। वैसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बाय चांस कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए तो मेनली मोनोकोट्स में होता है। मोनोकोट में एक ग्रुप है हेलोबियल्स, उसके अंदर हेलोबियल एंडोस्पर्म मिलता है, हेलोबियल से ही लिया गया है। ठीक है, एक ग्रुप है हेलोबियल्स मोनोकोट का ही, उसके अंदर से ही ये, उसके अंदर ही ये मिलता है हमें। ठीक है, ज्यादा इसकी डिटेल हमने नहीं करनी है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। जो एंडोस्पर्म पीईसी है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, वो दो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाती है। उसमें सेल वॉल पहले ही बन जाती है, दो इक्वल, और उसके बाद फिर वो क्या करती है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और फिर सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्म करती है, अलग अलग सेल्स। तो बीच वाली सेल्स हो गई, बीच वाला काम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये बस ये चीज हमारी थी अबाउट द एंडोस्पर्म। याद रखेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों को किसी में कंज्यूम हो जाता है, किसी में नहीं, वो हम कॉन्सेप्ट सीड में करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर रहा हूं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो कैसे बनता है, आ जाए करें। सबसे पहले मैं लेता हूं रेड कलर की सेल ले लेते हैं, जाइगोट। हमें पता है कि ये क्या है, जाइगोट है। जाइगोट
जाइगोट कैसा होता है? सिंगल सेल है, और हमेशा याद रखिएगा जाइगोट जो है डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, 2 है। अब जाइगोट क्या करता है बेटा? जाइगोट क्या करता है? अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन। क्या करता है? अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन। अनइक्वल है तो बराबर नहीं होंगी। एक सेल को मैं दिखा रहा हूं आपको येलो कलर में, ये बड़ी सेल बन गई है, और एक सेल जो है वो ब्लू कलर में चलते हैं, ये छोटी सेल बन गई है। ठीक है, इस सेल को, जो बड़ी वाली सेल है, इसे हम क्या बोलेंगे? बेसल या सस्पेंसर। बेसल या सस्पेंसर सेल। और ये वाली जो सेल है ये हमारी है एम्ब्रायनल सेल। एम्ब्रायनल सेल। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? सस्पेंसर सेल जो है वो हमारा, हमेशा याद रखिएगा, माइक्रोपाइल रीजन के पास होती है। कहां पर होती है? माइक्रोपाइल रीजन के पास होती है। और एम्ब्रायनल सेल या टर्मिनल सेल भी बोलते हैं, ये हमारी चेल्जा रीजन के पास है। तो मैं यहां पर इसको इसको थोड़ा सा छोटा करके यहां लिख देते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर से लिख देते हैं। ये हमारा माइक्रोपाइल है, रीजन है, और ये हमारा सेल्जा रीजन है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके एनसीईआरटी में दिखा रखा है, सस्पेंसर सेल 6 से 8 सेल फॉर्म कर लेता है। सस्पेंसर सेल क्या करता है? एक बड़ी सेल, उसके बाद छोटी। ये सेल माइटोटिक डिवीजन करके इस तरह से 6 से 8 सेल फॉर्म कर, 6 से 10 सेल फॉर्म कर लेता है। और ये हमारी कौन सी सेल थी? एम्ब्रायनल सेल्स थोड़ी सी एनलार्ज हो जाती है। ठीक है, 6 से 8 सेल फॉर्म हो गई है, सॉरी 6 से 10 सेल। ठीक है, सस्पेंसर की माइटोटिक डिवीजन करता रहा। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? अब हमारी एम्ब्रायनल सेल, सस्पेंसर सेल का काम क्या है? सस्पेंसर सेल का काम क्या है? ये स्प्रिंग की तरह काम करती है। ये स्प्रिंग की तरह काम करती है और ये कहती है कि इसको धक्का देती रहती है, इसको धक्का देती रहती है। इसके नीचे कहां? चेल्जा रीजन की तरफ हमारा एंडोस्पर्म है, चेल्जा रीजन की तरफ हमारा एंडोस्पर्म है। इसके नीचे उसको धक्का दिया, पुश किया कि जाओ एंडोस्पर्म में जाओ और वहां से न्यूट्रिशन लेकर के आओ। एंडोस्पर्म का काम यही था कि जब ये डेवलप हो रहा है तो उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो सस्पेंसर सेल्स उसको पुश करती रहती है ताकि वो नीचे डिप करता है एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म से न्यूक्लियस लेकर के आता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी। अब इसके बाद हमारी ये सस्पेंसर सेल्स हैं। ठीक है, और फिर हमारी एम्ब्रायनल सेल्स जो है, इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से बहुत सारी सेल्स बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और ये यहां से शुरू कर रहा हूं दोबारा से। अब जो स्टेजेस याद रखनी है आपको क्या याद रखना है? स्टेजेस याद रखनी है। सबसे पहले ये हमारी सस्पेंसर सेल्स हैं। ठीक है, इसके नीचे जो ग्लोबुलर सेल्स, ये हमारी एम्ब्रायनल सेल्स है, ये बहुत सारी स्ट्रक्चर्स में फॉर्म हो जाती है, बहुत सारी सेल्स, और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेती है। इसे हम ग्लोबुलर स्टेज बोलते हैं। ये सारी बहुत सारी सेल्स बना ली हैं और इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लोबुलर स्टेज। इस स्टेज को भी एक नाम दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, प्रो एम्ब्रायो स्टेज। प्रो एम्ब्रायो से क्या बन रही है? ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज से फिर से
अब देखिएगा अब क्या हो रहा है, इसकी जो ये टर्मिनल वाली सेल्स हैं, इधर इधर वाली ये वाली सेल्स और ये वाली सेल्स, ये ज्यादा डिवीजन करना शुरू कर देती है, ये ज्यादा डिवीजन करना शुरू कर देती है और ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसके अंदर हम बात करें तो बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स हमें यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, और ये कैसा लग रही है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, हार्ट शेप एम्ब्रायो। ठीक है, ये क्या बन गया है, हार्ट शेप एम्ब्रायो। और इसके बाद क्या आता है बेटा, ध्यान रखना है, इसके बाद हमारा मैच्योर क्या बनता है, मैच्योर एम्ब्रायो बन जाता है। मैच्योर एम्ब्रायो में हम जो दिखाते हैं ये, ठीक है, और फिर हमारी मैच्योर एम्ब्रायो में इस तरह से ये हमारी ये दो कोटिलीडन इसके अंदर फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। दो कोटिलीडन्स जो है, इसको इस तरह से आपके एनसीईआरटी में कैसा दिखाया गया है, मैं एक बार दोबारा उस तरह से बना देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में कैसे दिखाया गया है कि ये वाली सेल्स इस तरह से, ये हमारा क्या है, मैच्योर एम्ब्रायो है। ठीक है, समझ में आ गई, कुछ नहीं हो रहा, सेल्स की डिवीजन हो रही है। पहले सस्पेंसर सेल्स की डिवीजन हो जाएगी, 6 से 10 सेल बन जाएंगे, फिर उसके बाद प्रो एम्ब्रायो स्टेज से फिर यहां पर जो एम्ब्रायनल सेल्स है वो डिवाइड करना शुरू करेगी, वो ग्लोबुलर स्टेज बनाएगी। उसके बाद हार्ट शेप, ये वाली सेल्स, कॉर्नर वाली सेल्स ज्यादातर डिवाइड जल्दी करने लग जाती हैं। ठीक है, तो हार्ट शेप के बाद हमारा ये क्या बनेगा, मैच्योर एम्ब्रायो बनेगा। ठीक है, एम्ब्रायो बन चुका है। ये चीज ध्यान रखनी है कि मोनोकोट और डाइकोट में स्टार्टिंग की स्टेजेस जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है यहां तक के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं। और अब हम बात करेंगे डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रायो की स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले डाइकोट, जो ये हमने स्टेज बनाई थी, ये डाइकोट की स्ट्रक्चर थी मैच्योर में। डाइकोट की स्ट्रक्चर इस तरह से लिखती है। इसके स्ट्रक्चर के पार्ट्स जो आपको याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, डाइकोट एम्ब्रायो के अंदर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, मैं इसको कोटि बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। ओके, एक सेकेंड, दोबारा से बना देते हैं। हाँ, और इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह। अब देखिए, मैंने सिर्फ ये वाली स्ट्रक्चर बनाई है, ये दो स्ट्रक्चर जो इसके साथ अटैच है वो नहीं बनाई है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां से लेकर के यहां तक की जो ये स्ट्रक्चर है, ये एक्सिस है, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रायनल एक्सिस। इसको शो करने के लिए, हाँ, ये रहा। यहां से यहां तक की जो ये स्ट्रक्चर है, इसे हम एम्ब्रायनल एक्सिस बोलते हैं, एम्ब्रायनल एक्सिस। ठीक है, समझ में आई मेरा बेटा? यहां से लेकर के यहां तक की मैंने इसके साथ दो ये कोटिलीडन्स नहीं जोड़े हैं, ये भी मैं आपको बाद में जोड़ के बताऊंगा। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये कहलाता है लेवल ऑफ कोटिलीडन्स। बच्चों को समझ में नहीं आता, एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये कौन सा पॉइंट है, तो यहां से
जहां से दो कोटिलिडन जुड़े हुए हैं उन्हें हम बोलेंगे लेवल ऑफ कोटिलिडन। अब एम्ब्रायनल एक्सिस का वो भाग जो कि लेवल ऑफ कोटिलिडन से ऊपर है उसे बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। ठीक है। और जो लेवल ऑफ कोटिलिडन से नीचे है, एम्ब्रायनल एक्सिस का वो भाग जो लेवल ऑफ कोटिलिडन से नीचे है उसे हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल। ठीक है। और हाइपोकोटाइल के नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है? रेडिकल। और उसके नीचे होता है रूट कैप। ठीक है। रेडिकल और रूट कैप। और इस भाग को हम बोलते हैं प्लिम्यूल, जो कि आगे जाकर के नीचे कर देते हैं इसको ताकि आपको दिख जाए आसानी से। ये देखिए, ये प्लिम्यूल लिखा हुआ है यहीं पर। ठीक है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और फिर से मॉडिफाई कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनी है। पार्ट्स आपको समझ में आ गए हैं। एम्ब्रायनल एक्सिस समझ में आ गया है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो एक्सिस है, इस लाइन को एम्ब्रायनल एक्सिस बोला गया है। ये जो पॉइंट है लेवल ऑफ कोटिलिडन समझने की बात है, जहां से कोटिलिडन जुड़े हुए हैं। इससे ऊपर जो है एम्ब्रायनल एक्सिस का वो भाग जो लेवल ऑफ कोटिलिडन से ऊपर है उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल। ठीक है। एम्ब्रायनल एक्सिस का वो भाग जो लेवल ऑफ कोटिलिडन से नीचे है उसे हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल है, रेडिकल के नीचे रूट कैप है। ठीक है। और उसके ऊपर एपिकोटाइल में जो टर्मिनल पार्ट है उसे हम प्लिम्यूल बोलते हैं और वहीं से स्टेम ग्रो करता है। और इसी के साथ दो कोटिलिडन जुड़े हुए हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को सिंपली बनाना चाहें तो हम इस तरह से बना सकते हैं। ओके, एक सेकेंड। मैं इसको अलग से पेज पे बना देते हैं। ठीक है, ताकि बीच में गड़बड़ ना हो। बच्चों को थोड़ा सा समझ में कम आती है ये स्ट्रक्चर्स। अब ये देखिए, यहां से ये जो पार्ट मैंने अलग से निकाला है, ये पार्ट जो है वो हमारा प्लिम्यूल पार्ट है और ये पार्ट आगे जाकर के कोटिलिडन्स का पार्ट है। ठीक है। यहां पर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है ये पार्ट बनाने में। थोड़ा सा यहां पर सिंपल सी बात है, बस यहां से लेकर के यहां तक जो है एक्सिस जो है ये एम्ब्रायनल एक्सिस थी। ये पार्ट यहां जो है हम इमेजिनरी मान के चल रहे हैं कि ये जो है ये पार्ट ये लेवल ऑफ कोटिलिडन्स है। ठीक है। इसके ऊपर वाला भाग ये एपिकोटाइल है। एपिकोटाइल के टर्मिनल भाग को हम क्या बोलते हैं? हमारा प्लिम्यूल बोलते हैं। ये दो कोटिलिडन्स है। ठीक है। ये हाइपोकोटाइल है। हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल, रेडिकल पे रूट कैप। ये चीज आई होप सबको समझ में आ गई होगी डाइकोट की स्ट्रक्चर। अब मैं बात कर रहा हूं मोनोकोट एम्ब्रायो की स्ट्रक्चर, जो कि इसमें थोड़ी सी टिपिकल दी गई है, थोड़ी सी टिपिकल। ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, एपिप्लास्ट सिर्फ हमें स्ट्रक्चर में दे रखा है एनसीईआरटी में, इसकी डिटेल नहीं दे रखी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एपिब्लास्ट के बारे में। बच्चों को लगता है कि सर ये तो बाहर से क्वेश्चन, नहीं, एपिब्लास्ट अगर हमें फिगर में दे रखा है तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्या होता है। इसकी सिंपल सी बात मैं बना देता हूं, एक सिंपल सी स्ट्रक्चर। अगर सिंपली वही स्ट्रक्चर ये हमारी क्या बना दी है मैंने, एक एम्ब्रायनल एक्सिस बना दी है। ठीक है। इसके साथ यहां पर इस तरह से एक कोटिलिडन अटैच है। ये क्या है? कोटिलिडन। ठीक है। जिसको याद रखिएगा स्कूटेलम, स्कूटेलम
स्कूटेलम। इन सम ग्रासेस, कुछ ग्रासेस के केस में ही बोला जाता है, ठीक है। हमेशा इस कोटिलीडन को क्या नहीं बोला जाता, स्कूटेलम नहीं बोला जाता। कुछ ही ग्रासेस ऐसी हैं जिनके केस में हम इसको क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलेंगे, ठीक है। अब ये एम्ब्रायनल एक्सिस है, इसको लिख लेते हैं। एक सेकेंड, यहां पर एम्ब्रायनल एक्सिस, ठीक है। इसमें यहां पर साफ पता नहीं चल रहा है। एम्ब्रायनल एक्सिस का वो भाग जो कि जहां से कोटिलीडन अटैच है उससे ऊपर के भाग को हम क्या बोल देंगे, एपिकोटाइल बोल देंगे, ठीक है। एपिकोटाइल के ऊपर देखिएगा शूट एपेक्स, और यहां पर एक पत्ते जैसी स्ट्रक्चर, फोलिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कोलियोपिटाइल। क्या नाम देते हैं, कोलियोपिटाइल, ठीक है। फोलिकल स्ट्रक्चर, पत्ते जैसी स्ट्रक्चर होती है, होलो, ठीक है। ये हमारा क्या आगे जाकर के प्लूम्यूल पार्ट बनाता है। अब एम्ब्रायनल एक्सिस का वो भाग जो इसके नीचे है उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल बोल देंगे। उसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल होता है, जैसे कि ये दिखा रखा है, ठीक है। रेडिकल के नीचे जो है, इसको किस कलर से बनाया जाए, इससे बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी रूट कैप, और रूट कैप के नीचे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास पड़ा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा बोलते हैं। ये रूट कैप हो गई है बेटा, और इसके नीचे ये जो है वो हमारा क्या है, कोलियोराइजा। बस ये हमारी मोनोकोट की स्ट्रक्चर है, मोनोकोट एम्ब्रायो की स्ट्रक्चर। यहां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ। ये एक पोर्शन रह गया है, फिर से मैं बता रहा हूं, याद रखना है। यहां से ये छोटा सा जो पोर्शन है, इसे जिसे हम एपीब्लास्ट बोलते हैं, ये एक्चुअली में है क्या, एपीब्लास्ट। हमने अभी बात की कि जो डेवलपमेंट है एम्ब्रायो की, वो स्टार्टिंग में सेम होती है, ग्लोबुलर स्टेज तक ऑलमोस्ट सेम होती है। उसके बाद एक तरफ की सेल्स जो है वो डेवलप होकर के कोटिलीडन बना देती है, दूसरे तरफ की सेल्स डेवलप होना चाहती है, लेकिन वो इतनी सी ही स्ट्रक्चर बना करके रह जाती है, वो दूसरी स्ट्रक्चर नहीं बना देती। तो ये सेकेंड कोटिलीडन्स को रिप्रेजेंट कर देता है मोनोकोट में, जबकि जो अनडेवलप्ड, अभी तक डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है, एपीब्लास्ट उसे बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई है, ये आपको यहां पर दिखाई गई है ये सारी चीजें, ठीक है। समझ, ये स्कूटेलम दिखाया गया है, ये कोटिलीडन दिखाया गया है, ठीक है। कोलियोपिटाइल, शूट एपेक्स यहां हाइपोकोटाइल पर है, एपिकोटाइल पर है, और ये हमारा हाइपोकोटाइल और रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइज। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे। अब हमारा कुछ ही टॉपिक इसमें बाकी रह गया है, जैसे कि सीड्स के बारे में जानना, सीड की स्ट्रक्चर के बारे में, डोरमेंसी के बारे में, साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा फ्रूट के बारे में, और साथ ही में एपीमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रायनी वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर बाकी है, ठीक है। बाकी सारा हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप सब बच्चे अपने अपने क्वेश्चंस को रिवाइज अप कर रहे हैं, क्वेश्चंस करके देख रहे हैं, और सभी के क्वेश्चंस बन रहे होंगे। कोई भी टॉपिक हम ऐसा नहीं है कि जो छोड़ करके जा रहे हैं, सारी की सारी एनसीईआरटी कवर हो रही है। साथ ही साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर करवा रहे हैं, ताकि कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो आप हेजिटेट ना करो उस क्वेश्चन को करने में, आप अपना पूरा ध्यान लगा करके क्वेश्चंस को कर सको, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। डाउट को इतना नहीं रखना है। थैंक यू वेरी मच।